Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic, eddy current, and another name of eddy current is Foucault current. From the fourth unit, EMI. Obviously the first chapter. What is eddy current? In CBSE exam it is directly asked what is eddy current. So we will define it by the definition. It is the current induced in the bulk pieces. That means bulk pieces होगा, bulk piece of conductor. Conductors कोई भी metal surfaces हो सकती हैं, any metal. कोई भी मेटल का जब बड़ा पीस होगा, बल्क पीस होगा, तो उसकी सरफेस पे करंट इंड्यूस्ड होगा. कब होगा करंट इंड्यूस्ड? क्योंकि हम तो ईएमआई में यही पढ़ रहे हैं कि करंट कब जनरेट होता है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो. यानी उस सरफेस के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. सर्किट अगर क्लोज्ड होगी तो इसका मतलब क्या जनरेट होगा, वहां पे करंट. और उसी करंट को हम क्या नाम दे देते हैं, एडी करंट. तो यहाँ पे डेफिनेशन समझते हैं. इट इज द करंट इंड्यूस्ड इन द बल्क पीस ऑफ द कंडक्टर व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान से, व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंजेस. यानी वहां पे जो लिंक्ड होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज होगा. और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब ईएमएफ जनरेट होगा. ईएमएफ जनरेट होगा इसका मतलब करंट जनरेट होगा. तो यहाँ पे हम उसी चीज को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे टर्म्स क्या थी, करंट इंड्यूस्ड होगा. अब इसका एक एग्जांपल, ये मैंने एक मेटल का पीस लिया हुआ है, इसके थ्रू हमने मान लिया कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब या तो डायरेक्शन चेंज हो रही होगी या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन हो रही है इसके थ्रू, इस मेटल पीस के थ्रू. तो यहाँ पे इसकी सरफेस पे क्या जनरेट होगा, करंट. तो इस सरफेस पे जो रिजेंबलेंस होती है वो जस्ट सिमिलर होती है एडेज इन वाटर. जो एडेज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हम किसी पॉन्ड में एक स्टोन थ्रो करते हैं तो वहां पे विरलिंग प्रोड्यूस होती है. वो विरलिंग जो होती है, एडीज जो होती है वाटर की, वो जस्ट रिजेंबल करती हैं करंट. जैसे कि हमने किसी सरफेस पे स्टोन थ्रो किया और वहां पे ये विरलिंग जनरेट हुई है. और वाटर की सरफेस पे जो विरलिंग होती है उनको एडेज बोला जाता है. इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, एडे करंट. ये सबसे पहले 1895 में साइंटिस्ट था फोकोल्ट, उसने ऑब्जर्व किया था इस चीज को. इसलिए उसी के नाम के ऊपर इसको दूसरा नाम क्या दे दिया गया, फोकोल्ट करंट. समझते हैं इस चीज को. मान लेते हैं ये हमारे पास में एक मेटल का पीस है और डाउनवर्ड डायरेक्शन से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हैं. अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होंगी, दैट मींस उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इस सरफेस पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा. एडी करंट भी कितना होगा, जीरो. लेकिन हमें सबसे पहली कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी लिंक करेगा वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. तो इसके थ्रू हमने मान लिया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. पहले 1 टेस्ला थी, फिर 2 टेस्ला हो रही है, फिर 3 टेस्ला हो रही है, फिर वापस 2 टेस्ला हो रही है, फिर 1 टेस्ला. चेंज हो रही है कहने का मतलब. और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया वो भी चेंज होगा. तो इसकी सरफेस जो होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थी, वहां पे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा इस वाली टॉप सरफेस पे. क्लियर हो गया, ऐसे ही बॉटम वाली सरफेस पे. तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो इस एरिया के थ्रू चेंज हो रहा था. तो इसी सरफेस पे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा. और वो करंट जो होगा वो इस सरफेस पे सर्कुलर शेप में आपको विजिबल होगा. दैट मींस मैक्सिमम कवर करेगा एरिया को. तो इसलिए इसको रिजेंबलेंस थी एडेज इन वाटर, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, एडे करंट दे दिया गया. अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये तो हमें पता चला कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी सरफेस के थ्रू लिंक देयर चेंज हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा. बट व्हाट इज इट्स क्वांटिटी. तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि एडे करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, एडे करंट आई, बेसिकली क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड. कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था, और उस सरफेस पे जब क्लोज थी तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा कुछ ना कुछ. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बेसिकली ओम्स लॉ ओबे किया. ओम्स लॉ क्या था, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट. तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हमने मान लिया चेंज होने की, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ई था. और रेजिस्टेंस जो होगा इस सरफेस पे, जब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे तो लेंथ भी होगी. तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सरफेस का रेजिस्टेंस होगा और उस रेजिस्टेंस को हमने आर लिया. बट हमें पता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ,
तो यहाँ पे अभी तो हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तभी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ कितनी रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो चेंज हो रहा है, कितनी रैपिड रेट से, स्लो हो रहा है तो कम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कम करंट होगा, फास्टली हो रहा है ज्यादा होगा, तो उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा वो हमें बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ पता है, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो इंड्यूस्ड करंट, और ये कह सकते हैं एडे करंट इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी अपॉन में रेजिस्टेंस, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एडे करंट। यानी कोई अलग टॉपिक नहीं है यहाँ पे, वही सेम टॉपिक है, कितनी रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी द इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे ये था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी एडे करंट में वो ये है कि एक्सपेरिमेंटली क्या हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये तो नहीं कि थ्योरेटिकली बता दिया और किसी ने बताया हमने मान लिया, तो इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया और वो जो एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन था उसी को हम एनालिसिस करते हैं क्या एक्चुअल में एडे करंट प्रोड्यूस होते हैं। अब एडे करंट की डायरेक्शन कोई आपसे पूछे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एडे करंट, तो वही है लेंज लॉ। और लेंज लॉ क्या कहता था, जो भी इसका प्रोडक्शन होगा उसी को क्या करेगा, ये अपोज होगा। यानी खुद के ही प्रोडक्शन के कोज को क्या करता है, अपोज करता है। यानी इसका काम है एडे करंट का अपोज करना। या तो आप लेंज लॉ से कर सकते हो या इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन का दूसरा फॉर्मूला क्या था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये दो फॉर्मूला थे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड था फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड राइट था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट होगा, एडे करंट होगा, वो बेसिकली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम वेरीफाई करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी बेसिकली कंक्लूजन किसका था, यहाँ पे राइट हैंड रूल लेंज लॉ का ही था, तो बेसिकली लेंज लॉ से ही फाइंड आउट करेंगे। तो कहने का मतलब यही है, एडे करंट जो होंगे वो किसी भी मेटल पीस के थ्रू जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी सरफेस पे करंट प्रोड्यूस होगा, दैट करंट इज कॉल्ड एडे करंट। अब इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं, उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखेंगे उस चीज को। देखते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन का जो नाम है वो है फर्स्ट डिस्क जंपिंग। यहाँ पे एक डिस्क जंपिंग का एक्सपेरिमेंट है, वो देखते हैं कैसे प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे मैंने एक कोर ली, मेटल कोर है बेसिकली, उसके ऊपर हमने वायर को राउंड कर रखा है, दैट मींस हमने इसको सोलेनोइड बनाया और कुछ नहीं। जब भी हम किसी पे वायर को राउंड करते हैं इट फॉर्म्स ए सोलेनोइड। यहाँ पे इसके एंड को, एक को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, एक को की के साथ में, इसको ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में ऑन ऑफ सर्किट को कंप्लीट डिस्कनेक्टेड स्विच है बेसिकली। जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करेंगे इसमें करंट जाएगा, करंट जाएगा तो ये क्या करेगा, सोलेनोइड होगा, सोलेनोइड होगा तो इसका मतलब इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भी होंगी। कैसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होंगी, ऐसे क्लोज लूप बनाएंगे आगे। ये मैग्नेटिक फील्ड और भी होंगी, मैंने बहुत कम रिप्रेजेंट की है ऐसे। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होंगी ऐसे आउटसाइड। यहाँ पे इनिशियली व्हेन स्विच इज ऑफ, स्विच जब ऑफ था तो हमने जो डिस्क रखी थी यहाँ पे एक लाइट मेटल डिस्क थी और वो डिस्क इनिशियली इसकी सरफेस पे थी, दैट मींस इसके ऊपर रखी हुई थी। जब इसमें नो करंट इज फ्लोइंग इन द लूप, तो यहाँ पे डिस्क ऊपर थी इसी सरफेस के ऊपर, यहीं पे रखी है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल इसके एंड पे। जैसे सोलेनोइड था, इसके एंड पे एक लाइट मेटल डिस्क है वो हमने रखी। लेकिन होता क्या है, लाइट मेटल डिस्क प्लेस्ड एट टॉप सरफेस, यानी जब हमने स्विच ऑफ कर रखा था तो लाइट मेटल डिस्क बिल्कुल इस सरफेस के ऊपर थी। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, व्हेन स्विच ऑन, जैसे इंस्टेंटली, यहाँ पे इंस्टेंट की बात हो रही है, जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा करंट जो होगा, करंट रीचेस टू मैक्सिमम, यानी करंट जो होगा वो जीरो से और कहां पे जाएगा, मैक्सिमम। तो इसका मतलब जब करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, उस दौरान इंक्रीज होगी। जैसे मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, इसमें करंट है वो जीरो से जितना भी इसमें फ्लो करता है तो मैक्सिमम तक पहुंचेगा।
तो इसका मतलब करंट वेरी कर रहा है, और करंट वेरी कर रहा है तो उस दौरान इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी, जो सोलेनोइड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था, म्यू नॉट एन आई। तो करंट जब चेंज हो रहा होगा जीरो से मैक्सिमम, तो करंट वेरिएबल है, तो उस दौरान मैग्नेटिक फील्ड भी तो क्या होगी, इसमें चेंज होगी। और यहाँ पे आपने मेटल की पीस रख रखी है, तो किसी भी कंडक्टर यानी मेटल पीस के थ्रू जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पास होंगी, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि इसके थ्रू पहले स्टार्टिंग में जीरो था, जीरो मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही करंट थोड़ा सा हम स्विच ऑन कर रहे हैं 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती जा रही है। कहने का मतलब इस मेटल डिस्क के थ्रू जो होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसकी सरफेस के ऊपर, यानी ये कहें कि ये डिस्क है, थोड़ी देर के लिए ये डिस्क इसके सरफेस पे रखी है, तो जैसे ही इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे सरफेस पे क्या प्रोड्यूस होगा, एडी करंट। और एडी करंट क्या करता है, हमेशा अपोज करता है खुद के ही कोज ऑफ प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा बॉटम सरफेस ऑफ द डिस्क, और अगर डिक्रीज हो रहा होता तो इसको क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, यहाँ पे इसके टॉप सरफेस पे जो पोलैरिटी होगी, सेम पोलैरिटी क्या बनेगी यहाँ पे, बॉटम सरफेस ऑफ द डिस्क पे। जब यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और इसके बॉटम पे भी नॉर्थ पोल जनरेट होगा, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल, तो ये डिस्क जो होगी वो इस सोलेनोइड से ऊपर उठ जाएगी, यानी जंप करेगी एकदम से। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहाँ पे जंप करना स्टार्ट करेगी, और ये जो डिस्क होगी ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ गई है डिस्क, जो लाइट मेटल डिस्क, लाइट मेटल डिस्क, ठीक है। ये डिस्क में अब गैप हो गए यहाँ पे, और वो किसकी वजह से हुआ है, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया। अब ऑन होने के बाद में जैसे ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, तो मैक्सिमम करंट कांस्टेंट हो गया, जितना फ्लो करना था उतना ही हो गया। तो करंट अगर कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म हो जाएगी। उस दौरान क्या होगा, ये डिस्क, अब मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू चेंज नहीं हो रही, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो ये डिस्क में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, एडी करंट जीरो, तो ये सरफेस पे वापस रीच कर जाएगी। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो मैक्सिमम से करंट क्या होगा, वापस जीरो पे आएगा, करंट रैपिडली चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग एक दूसरे का अपोज करेंगे, फिर से डिस्क क्या होगी, जंप करेगी। तो इसका मतलब व्हेन वी स्विच ऑन एंड ऑफ द की, देन दैट स्टेज डिस्क विल जंप आउट फ्रॉम द सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के ऊपर क्या करेगी, डिस्क जंप करेगी, और ये किसकी वजह से हो रहा है, इस लाइट मेटल पे, एडी करंट की वजह से। क्योंकि हमने एडी करंट में यही पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है उस सरफेस पे। तो ये इस सरफेस पे करंट जो था वो अपोज करता है पोलैरिटी को अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, तो यहाँ पे ये डिस्क क्या करती है, जंप करती है। और ये डिस्क जंपिंग एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि एक्चुअल में एडी करंट जनरेट होते हैं किसी भी मेटल डिस्क में। तो ये तो था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है, इसका बेसिकली नाम हम डैम्पिंग दे सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, कि कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके एक एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे दो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए, एक साउथ है एक नॉर्थ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, हम करंट को वेरिएबल करके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसके थ्रू, इस मेटल सरफेस के थ्रू, ये एक मेटल सरफेस है जिसको मैं ये कह सकता हूँ ये मेटल सरफेस थी, इसको हमने हैंग कर रखा है, और यहाँ पे एक थ्रेड की हेल्प से यहाँ पे ये हैंग कर रहा है। एक मैग्नेट साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, ये यहाँ पे फ्रीली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसे हैंग कर रखा है वायर से। जब मैं इसको, करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मैंने इसको डिस्टर्ब किया फ्रीली, और ये अपनी पोजीशन पे क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, फ्रीली ओसिलेट कर रहा है। अभी तक कोई भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। अब हमने क्या किया, इसको दो मैग्नेट के बीच में रखा, और मैग्नेट में हमने करंट सप्लाई दी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, तो इसकी सरफेस पे क्या जनरेट होंगे, एडी करंट। अब एडी करंट में क्या होगा वो देखते हैं इस चीज को, कि जब हम इसको यहाँ से बीच से और इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जैसे ये दूर जा रहा होगा, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी बीच में था अपने इक्विलिब्रियम पे, तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा था।
लेकिन जैसे ही अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो इतने पोर्शन में था, तो जब ये बाहर जाएगा उससे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्या होंगी, डिक्रीज होना स्टार्ट करेंगी, और डिक्रीज होंगी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एडे करंट प्रोड्यूस होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, यानी अपोज करेंगे बेसिकली। और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से और वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा और वापस कहां पे आने की कोशिश करेगा, वापस से मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जा रहा है तब भी अपोज हो रहा है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पे आ रहा है तब भी इसका अपोज हो रहा है, यहाँ पे जब दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा तब भी अपोज होगा वापस। तो इसका मतलब इसमें हमने उतना ही डिस्टर्ब किया था जितना पहले था, बट अब की बार जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बहुत जल्दी आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एडे करंट है वो डैम्प्ड कर रहे हैं, जो इसका ऑसिलेशन था कि ये लॉन्ग टाइम में आना चाहिए था उसको जल्दी ही क्या कर रहे हैं, रेस्ट में लेके आ रहे हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसका मतलब यहाँ पे एडे करंट थे, और एडे करंट क्या कर रहे थे, अपोज करेंगे, हमेशा अपोज करेंगे तो ये जल्दी ही किस में आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, वो एडे करंट की वजह से था। अगर यहाँ पे इसकी सरफेस पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होता तो इसका मतलब कोई अपोज करने वाला नहीं था, जितना टाइम ये फ्रीली लेता बिना मैग्नेटिक फील्ड के उतना ही टाइम बाद में लेना चाहिए था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सरफेस पे, मेटल सरफेस पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, एडे करंट प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें एक और छोटा सा हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं, क्या देखते हैं इस चीज को। मैं इस मेटल पीस को इस तरीके से कट कर देता हूं, मैंने इस मेटल पीस को इस तरीके से कट कर दिया और अब इसको हैंग कर रहे हैं, सेम इस मेटल पीस को ऐसे कट कर दिया इन्हीं मैग्नेट्स के बीच में। तो यहाँ पे जो एडे करंट प्रोड्यूस होगा अब उसके लिए जो सरफेस होगी वो ऐसे होगा, ऐसे जाएगा सरफेस पे क्लोज बनाने के लिए। इसका मतलब उसे लॉन्ग पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, लेंथ इंक्रीज होगी तो करंट जो होगा एडे करंट वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। या ये कहें बेसिकली इसका एरिया ऑफ द स्लॉट क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, एरिया, पहले इसमें एरिया ज्यादा था, हमने कुछ पीसेस इसके कट कर दिए, बीच का पोर्शन कुछ निकाल दिया तो एरिया क्या होगा, रिड्यूस। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो क्या था, करंट इनटू में एरिया। तो एरिया कम हुआ तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम होगा, जो करंट की वजह से मैग्नेटिक डायपोल था तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पीस को जो अपोज करने वाला था उसका भी इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इसके कंपेरिजन में ज्यादा लॉन्ग तक क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। इसका मतलब हम स्लोट्स में अगर कट कर देते हैं तो ये ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ओसिलेट करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि एडे करंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय स्लोटिंग द डिस्क। इस डिस्क को हम कट करके एरिया को रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, इसको एडे करंट को रिड्यूस करवा सकते हैं। तो ये दो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी कि एक्चुअली एडे करंट जनरेट होता है बेसिकली। तो ये दो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, ठीक है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन पोर्शन डिस्कस करते हैं, देखते हैं। वैसे तो एडी करंट जो है उनके दोनों इफेक्ट होते हैं एज फ्रिक्शन। हमने 11th में स्टडी किया था, फ्रिक्शन इज ए एविल एंड एडवांटेज आल्सो। बेसिकली एडी करंट हैव आल्सो द एप्लीकेशन एंड डिसएडवांटेजेस। ये जरूरी भी है डेली लाइफ में, जैसे फ्रिक्शन था डेली लाइफ में जरूरी भी है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाता तो उसका लॉस भी था। तो यहाँ पे एडे करंट के भी दोनों इफेक्ट होते हैं, इसके बिना भी कुछ अप्लायंसेस काम नहीं करते, और अगर ये ज्यादा हो जाए तो अप्लायंसेस में हीटिंग लॉस भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एडे करंट। पहला है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि डैम्प्ड हो जाते हैं, ऑसिलेशंस कम होना स्टार्ट होंगे, तो उसी का इफेक्ट लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कैसे हम अप्लाइड कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में। तो सबसे पहले हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा हुआ है, तो कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है इसको हम यूज कर सकते हैं इन डिजाइनिंग ऑफ डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब डेड बीट का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। डेड मीन्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। जैसे हम कहें कि कोई पर्सन है वो आईसीयू में है, तो उसमें एक सीआरओ में हम स्क्रीन पे देखते हैं तो उसके बीट्स आती रहती है, जब तक रिपल्स आएंगी ऑसिलेशन होता रहेगा, दैट मीन्स पर्सन इज अलाइव। और अगर हम ये कहें कि स्ट्रेट लाइन आ गई तो इसका मतलब
उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, और फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसका मतलब क्या कहेंगे, डेड। अब बीट का मतलब बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब डेड मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो, बीट मतलब फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू जीरो। अब गैल्वेनोमीटर में इसका क्या काम है, गैल्वेनोमीटर में तो करंट की सेंसिटिविटी, करंट देखते हैं किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में हमने जब पढ़ा था तो वहां पे मैंने समझाया था कि हम एडे करंट पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में, इसको अप्लाई करेंगे। वहां पे मैंने कहा था एक नॉन मेटालिक नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम है, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम। नॉन मैग्नेटिक का वहां था कि उसके अंदर हमने फेरोमैग्नेटिक मेटल को रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे वो मेटालिक पीस का रखने का मतलब क्या था। अब आपको समझ में आया होगा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में मेटालिक पीस को रखते हैं तो उसकी सरफेस पे एडे करंट प्रोड्यूस होते हैं, और जो एडे करंट होते हैं वो अपोज करते हैं उसके मोशन को। तो इसका मतलब यहाँ पे एडे करंट जो होंगे वो उसके मोशन को अपोज कर रहे हैं। होता क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। ये मान लिया कि हमारा गैल्वेनोमीटर है और ये जीरो पॉइंटर था, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो 1 2 3, इधर आएगा तो 1 2 एंड 3 डायरेक्शन को बताता गैल्वेनोमीटर। तो जैसे ही हमने उसके दोनों पोलरिटी को सर्किट में अप्लाई किया होगा तो ये पॉइंटर जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अकॉर्डिंग करंट जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, मान लेते 2 एम्पियर था। तो ये जब 2 एम्पियर पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ओसिलेट होगा, टू एंड फ्रो मोशन, यानी थोड़ा सा यहाँ पे वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे, अगर ये मेटालिक फ्रेम नहीं लगाए तो इसका मतलब यहाँ पे ये डिफ्लेक्टिंग है वो थोड़ा आगे जाएगा, जो रिस्टोरिंग टॉर्क था, स्प्रिंग थी, वो इसको वापस लेके आएगा, फिर बैक में आएगा, फिर ज्यादा होगा तो यहाँ पे कुछ देर तक ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और इस वाइब्रेशन के दौरान आप रीडिंग नहीं ले सकते क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं होगा, ये मूवमेंट करेगा तो आपको रीडिंग लेने में प्रॉब्लम होगा। हाँ, आते ही ये यहाँ पे रेस्ट पे हो जाए तो इसका मतलब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को क्या बनाते हैं, डेड बीट। उसके लिए मेटालिक फ्रेम होगी, मेटालिक फ्रेम में जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो वहां पे एडे करंट प्रोड्यूस करेंगे मेटल सरफेस पे, और एडे करंट प्रोड्यूस होगा तो एडे करंट जो होगा इसके मोशन को, जब ये आगे जाएगा तो इस पे पीछे लेके आने की कोशिश करेगा, जब ये पीछे जाएगा आगे तो ये जल्दी से क्या करेगा, यहाँ पे डेड बीट आ जाएगा और आपको एग्जैक्टली क्या मिल जाएगी, यहाँ पे रीडिंग मिल जाएगी इन शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बहुत जरूरी है गैल्वेनोमीटर में, अदरवाइज आपको काफी टाइम लग जाता है वहां पे ऑसिलेशंस के लिए। तो उस ऑसिलेशन को रिड्यूस करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की है, अपने आप नहीं रोका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज करके उसके ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया। क्लियर हुआ। इसी का एक और एडवांस वर्जन देख सकते हैं। मैंने 2 मेटेलिक फ्रेम वो पाइप्स लिए, ये एक पाइप है पीवीसी, जो हमारे घरों में प्लास्टिक के पाइप होते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ पे मैंने एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट लिया, यहाँ पे एक मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट को इसके अंदर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाल। ध्यान रखें इसके एजेस जो है वो पाइप के कॉर्नर यानी इसके साथ में टच ना हो। तो जब हम इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो ये सेम टाइम लेता है। अगर मैं इसी मैग्नेट को यहाँ से बिना किसी पाइप के थ्रू लेता और यहाँ पे मान लेते टाइम 5 सेकंड था, तो यहाँ पे भी टाइम कितना लगेगा, पीवी से पाइप के थ्रू 5 सेकंड का ही लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक मेटालिक पाइप ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एल्यूमिनियम का पाइप लेता हूँ, सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर, इस पाइप का और इस पाइप का डायमीटर लेंथ सब कुछ सेम है, और उसी मैग्नेट को जब मैं ड्रॉप करता हूँ बिना एजेस को टच किए हुए, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे ये जो टाइम लेगा दैट विल बी लेस देन 5 सेकेंड, सॉरी ग्रेटर देन 5 सेकेंड। इसका मतलब ये स्लोली आएगा और जो टाइम टेकन होगा इस एल्यूमिनियम फ्रेम में वो ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, अब उसका रीजन देखते हैं। पीवीसी है बेसिकली, ये कोई मेटालिक फ्रेम नहीं है, यहाँ पे एडे करंट इसके सरफेस पे प्रोड्यूस नहीं होंगे, किस पे होंगे, सिर्फ मेटल सरफेस पे। जैसे ये मैग्नेट जाएगा तो मैग्नेट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस एरिया के थ्रू क्या होंगी, चेंज। जैसे मान लेते हैं इसका ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ, ये जब नीचे जा रहा होगा तो इसका मतलब ये साउथ बन जाएगा, तो इसको रिपेल कर रहा होगा,
ये इसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, तो नजदीक आएगा तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। अपोज कैसे, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और जब ये नीचे जा रहा होगा तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब इसमें एडे करंट प्रोड्यूस होंगे इसमें पाइप में, और एडे करंट की वजह से इसके मोशन को क्या किया जाएगा, अपोज करेंगे। और अपोज करेंगे तो इसका मतलब ये टाइम जो लेगा वो क्या लेगा, ज्यादा लेगा, या ये कहें कि ये स्लोली क्या करेगा, इस पाइप के थ्रू मूवमेंट करेगा ड्यू टू एडे करंट। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की वजह से। दूसरा हम कह सकते हैं कि इसमें इंडक्शन फर्नेंस में भी होता है। अब ये फर्नेंस क्या होती है वो देखते हैं। फर्नेंस जो होती है वो हाई टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ताकि हम बल्क पीस ऑफ मेटल को मेल्ट कर सके एलॉय बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम इंडक्शन फर्नेंस यूज करते हैं। अब जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे ये मेटल पीस है कोई बड़ा सा, और इसको हमें मेल्ट करना है, तो इसमें या तो आप हाई टेम्परेचर कोल वगैरह बर्निंग करके इसको मेल्ट करो, या ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने हाई फ्रिक्वेंसी करंट पास किया, हाई फ्रिक्वेंसी करंट। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड हाई फ्रिक्वेंसी तो ये क्या होगी, चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा चेंज होगा तो इसके थ्रू क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, और करंट जब इंड्यूस्ड होगा तो इसमें हीटिंग इफेक्ट होगा, और हीटिंग होगा तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर राइज अप होना स्टार्ट करेगा, और राइज होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इजिली हम एडे करंट की हेल्प से आसानी से उसको क्या करवा सकते हैं, मेल्ट करवा सकते हैं, बस हाई फ्रिक्वेंसी करंट को पास करवा के। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो एडे करंट होगा सरफेस पे, और वो एडे करंट इसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये किसकी तरह प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इंडक्शन फर्नेस। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स भी लगा सकते हैं इसकी हेल्प से। मैग्नेटिक ब्रेक्स, अब आप कहोगे कि जो हाईली डेवलप्ड कंट्री उनमें मैग्नेटिक ब्रेक्स है, कुछ में मेट्रो वगैरह में भी हमारे में यूज होते हैं। अब वो कैसे फंक्शनिंग करते हैं वो देखते हैं। सपोज करते हैं ये रेल्स है, हमारी पटरियां हैं, इसके ऊपर जब ट्रेन चल रही होगी तो उनके पास में क्या होता है, दोनों साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है। सपोज करते हैं ये हमारी पटरी है एक, जब ट्रेन इसके टायर चल रहे होंगे तो इसके दोनों साइड में क्या होंगे, टायर के पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होंगे। और जैसे ही हम अप्लाई करेंगे ब्रेक को, अप्लाई ब्रेक, तो वहां पे क्या होगा, एक करंट पास होगा, करंट जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में। करंट जैसे ही गया तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो जो मेटल पीस थे इन इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में उस पे क्या होगा, एडे करंट प्रोड्यूस होगा। और एडे करंट क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ हमेशा अपोज करेंगे रिलेटिव मोशन को। अगर ये ज्यादा स्पीडली होगा तो उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा थी उसको कम ही करना है, तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ही होगा तो ये अपोज करेंगे मोशन को, तो यहाँ पे एडे करंट प्रोड्यूस होगा। एडे करंट जो होगा वो अपोज करेगा, और स्मूथली जो होगा वो ब्रेक अप्लाई होगा, स्मूथली। तो इसका मतलब एडे करंट वो मैग्नेटिक ब्रेक्स में भी यूज किए जाते हैं इन ट्रेन्स। फोर्थ, नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो पावर मीटर है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। हमारे घरों में पहले जो पुराने मीटर थे जो इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग लेते थे बेसिकली, उसमें एक मेटल डिस्क होती थी और मेटल डिस्क घूमती रहती थी। वो मेटल डिस्क जो घूमती है वो मेटल की बनी हुई थी, और जैसे ही वहां पे करंट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एडे करंट होंगे, एडे करंट की वजह से वो क्या करेगी, वहां पे डिस्क रोटेट करना स्टार्ट करेगी। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में भी क्या होता था, एडे करंट की एप्लीकेशन है, यानी वो उसी के फंक्शनिंग पे ऊपर डिपेंडेंट था। नेक्स्ट हम कह सकते हैं फिफ्थ, स्पीडोमीटर में भी यूज करते हैं। किसी की स्पीड को मेजरमेंट करते हैं तो स्पीडोमीटर यूज करते हैं, तो स्पीडोमीटर में भी एडे करंट यूज होते हैं। वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, और जैसे ही टायर घूमेगा तो मेटेलिक पीस जो होगा उसमें उतने ज्यादा करंट क्या होगा, प्रोड्यूस, और करंट की जितनी ज्यादा अमाउंट आएगी इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही फास्ट था, तो उसके बेसिस पे हम स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्पीडोमीटर में भी वही होता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं डायाथर्मी में भी होता है, डायाथर्मी में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट। डायाथर्मी क्या होता है, डीप हीट ट्रीटमेंट। जो हमारी मस्कुलर स्ट्रेन्स हो जाती हैं वहां पे क्या करते हैं हम, जैसे हीटिंग करते हैं, हॉट वाटर बैग सप्लाई करते हैं, तो हमारी मस्कुलर जो स्ट्रेन होता है उसमें काफी रिलैक्स मिलता है। तो यहाँ पे भी डायाथर्मी में वही प्रोसेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई करते हैं, तो जितने पोर्शन को हम हीट करना चाहते हैं, कहीं पे कोई कैंसर सेल्स है या और कुछ है, या हमारी मसल्स को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो उसके साइड में
डॉक्टर्स जो है वो अप्लाई करते हैं डायथर्मी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, उसके बीच में जैसे करंट पास होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो कुछ पोर्शन जो मेटल का होगा वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, डायथर्मी, यानी डीप हीट ट्रीटमेंट। उसमें भी क्या होता है, एडे करंट ही यूज होता है बेसिकली। तो ये हमारे पास में कुछ एप्लीकेशंस थी, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हमने एप्लीकेशन पोर्शन ही पढ़ा है, कुछ हमारे लॉसेस भी हैं। इसके लॉसेस क्या क्या हैं वो देखते हैं पहले। अनडिजायरेबल इफेक्ट्स कौन से होंगे, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। फर्स्ट वन, ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, अपोजेस रिलेटिव मोशन। एडे करंट जो होगा वो हमारे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, जो हमारे लिए क्या है, लॉस है। जैसे फ्रिक्शन था वैसे ही हमारे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सेकंड, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये सरफेस पे जनरेट हो रहा है, हमारा तो कोई फायदा है नहीं। करंट होगा तो कुछ ना कुछ वहां पे हीटिंग इफेक्ट होगा, तो लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट को रिड्यूस कर, हीट प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए कोई नहीं है। जैसे ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर भी कोर, मेटल कोर होती है, उसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कोर के ऊपर करंट आता है, एडे करंट, और वो करंट कोई काम का नहीं है, बेसिकली क्या करता है, हीट को जनरेट करता है, यानी हमारी एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस कर रहा होता है बेसिकली। तो इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। नंबर थर्ड, एक्सेसिव हीटिंग अगर कहीं पे होती है, जैसे लॉस हम पढ़ रहे थे, तो कहीं पे ये एक्सेसिव हीटिंग होती है और एक्सेसिव हीट होगी तो इंसुलेशन ब्रेक होगा। क्या होगा, इंसुलेशन ब्रेक, और इंसुलेशन ब्रेक होगा तो लाइफ जो होगी किसी भी अप्लायंस की वो क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी। जैसे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ, जैसे हम फैन को या कूलर को या किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ज्यादा देर तक चलाते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होते है तो बारीक बारीक वायर होते हैं पतले, जिसको हम सोलनॉइड जैसे बनाते थे वैसे, उनके ऊपर इंसुलेशन कोटिंग होती है, तभी शॉर्ट सर्किट नहीं होता। लेकिन वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो जो कोटिंग थी, प्लास्टिक था या रबर था, वो मेल्ट हो जाएगा और वहां पे क्या होगी, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो इंसुलेशन ब्रेक होने से उसकी लाइफ जो थी मोटर की या अप्लायंसेस की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो एडे करंट थे वो हमारी अप्लायंसेस की लाइफ को रिड्यूस करते हैं और रिलेटिव मोशन को या कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी को लॉस करते हैं। तो ये हमारे पास में एप्लीकेशन था और कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट। अब लास्ट पोर्शन है इसका कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। इसको रिड्यूस किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप ये सोचो इसको जीरो कर दें, जीरो नहीं होगा ये कभी भी, लेकिन हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा सा पोर्शन है, देखते हैं, टू मिनिमाइज द एडे करंट। देखते हैं टू मिनिमाइज एडे करंट। एक मैंने सॉलिड कोर लिया, कि हमने एक सॉलिड पोर्शन ले लिया और उसके ऊपर कोई सोलनॉइड टाइप में हम वायरिंग कर रहे हैं हेलिक्स फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोर होगी जिसके ऊपर आप वायर को रोटेट कराते हो, वायर को बेसिकली हम हैंग करते हैं या राउंड ऑफ करते हैं, तो सॉलिड कोर अगर होगा तो इसके ऊपर एडे करंट होंगे। एडे करंट क्या होंगे, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में होंगे, क्योंकि उसके पास में पूरी सरफेस है करंट को रोटेट करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जो सॉलिड कोर थी उसको हमने थिन शीट्स में, यानी बेसिकली किस में कर दिया, टेकन इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट। मैं इसको कट करना स्टार्ट कर दूं, ये मेटल कोर थी, मैंने ऐसे पीसेस करने स्टार्ट कर दिए। पहले इनके पीस बना लिए सभी के और इन पीस को मैंने ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करते टाइम ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर दिया, इनके बीच में एक स्पेशल मटेरियल अप्लाई किया, इंसुलेटिंग मेटल, जिनको हम कहते हैं लैक्वर। क्या बोलते हैं, लैक्वर, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। बेसिकली कैसा होता है, इंसुलेटिंग। यानी जब भी ट्रांसफार्मर कोर हम बनाते हैं तो उसको एक बड़ी कोर में नहीं लेते कि पूरा मेटल का ही पीस ले लिया, उसको छोटी छोटी पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं और उनको जब हम आपस में अटैच करते हैं तो उनके बीच में एक पेस्टिंग कर देते हैं, जो बेसिकली कैसा होता है, इंसुलेटिंग मेटल होता है। क्या होता है, उसका नाम लैक्वर। और फिर इनको राइट कर देते हैं स्क्रू से या किसी चीज से, हमने इसको बिल्कुल टाइट कर दिया, बांध दिया इनको, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मेटल सरफेस मैग्नेटिक फील्ड पास होंगी तो अब करंट के पास में पूरा नहीं है, क्योंकि एक सीट से दूसरी सीट आएगा तो बीच में एक लेयर है और वो लेयर कैसी थी,
इंसुलेटिंग मेटल की, तो वहां पे जो करंट होगा अब उसको नहीं मिल रहा है एक सीट से दूसरी सीट आने में, यानी हमने करंट के पाथ में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो इसका मतलब एड ए करंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और जब हमने ये इलेक्ट्रिकली सीट्स को इस इंसुलेटिंग मेटल से अटैच किया है, तो ये जो कोर कहलाएगी उसको क्या बोलेंगे, लेमिनेटेड कोर। क्या बोला जाएगा, लेमिनेटेड कोर। जिसके ऊपर हम वायरिंग की रैपिंग करते हैं वो लेमिनेटेड है, उसको हमने थिन शीट्स में कन्वर्ट करके उनके बीच में इंसुलेटिंग मेटल को पेस्ट किया है। दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड लेमिनेटेड कोर। यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं ईच शीट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द अदर बाय इंसुलेटिंग वर्निस लाइक लैक्वर, सच कोर इज कॉल्ड लेमिनेटेड कोर। तो उसको हम बोलते हैं लेमिनेटेड कोर। तो ये लेमिनेटेड कोर है टू मिनिमाइज द एडे करंट, क्योंकि आपको बहुत बार मिलेगा लेमिनेटेड कोर। तो इसका मतलब वहां पे एडे करंट को रिड्यूस करने के लिए उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया होगा। और ये जो शीट्स हमने कट की है वो हमेशा पैरेलल रहेंगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। थिन शीट्स जो भी थी वो कैसे होंगी, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तभी ये इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही थी, इनको अटैच किया, वो बीसी डायरेक्शन में था, तो इसका मतलब एडे करंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था एडे करंट का। इससे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, हाउ वी कैन मिनिमाइज एप्लीकेशंस एंड समथिंग ऑल अबाउट। और 2 मार्क्स में व्हाट इज एडे करंट एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज द एडे करंट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। छोटे क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं, इसकी एप्लीकेशन भी इसलिए हमने डिस्कस की। तो एक बार आप इसको पढ़ोगे तो बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू।